तो दोस्तों टुडे वी आर गोइंग टू मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन लॉर्ड डलहौजी द लास्ट गवर्नर जनरल। अभी तक वी हैव इलेबोरेटली कवर्ड कि ब्रिटिशर्स का इंडिया में जो कॉन्क्वेस्ट रहा है उसके पीछे एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस क्या थे। द सेफ एंड साउंड एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म और वी कैन से डिप्लोमेटिक श्रूडनेस ऑफ ब्रिटिश गवर्नर जनरल्स इन इंडिया प्रूव्ड आउट टू बी वेरी हैंडी फॉर ब्रिटिश कंपनी। इसके वजह से दे कुड नॉट ओनली कॉन्कर इंडिया बट इंडिया को कॉन्कर करके यहाँ पे दे कुड इफेक्टिवली रूल ऑल्सो। एंड ये कॉन्क्वेस्ट के बाद एडमिनिस्ट्रेशन का जो सिलसिला है वी हैव कवर्ड फ्रॉम लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव हिमसेल्फ। रॉबर्ट क्लाइव, फिर उनका ड्यूअल एडमिनिस्ट्रेशन, देर आफ्टर फिर वॉरेन हेस्टिंग, डिस्ट्रिक्ट बिकेम अ पाइवोट, देर आफ्टर फिर सिविलियन साइड, जुडिशियल साइड, कॉर्नवालिस सिग्निफिकेंट पर्सनैलिटी है, पुलिस रिफॉर्म, सिविलियन साइड के रिफॉर्म, जुडिशियल साइड के रिफॉर्म। एंड इन लास्ट लेक्चर वी ऑल्सो कवर्ड अप विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक का पीरियड काफ़ी पीसफुल पीरियड रहा है बट ऐसा नहीं कि उन्होंने कोई एनेक्सेशन नहीं किया। हमने देखा था कि छाछर एरिया, कुर्ग वाला एरिया, इवन मैसूर एरिया उन्होंने अनेक्स करके रखा था। बट ही वॉज क्वाइट पाइवोटल एज फार एज रिफॉर्म्स इन इंडिया कंसर्न बिकॉज ऑफ हिज इनहेरेंट एफिलिएशन टुवर्ड्स यूटिलिटेरियनिज्म दैट इज ग्रेटेस्ट गुड फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल। एंड इन दैट कैपेसिटी अब विलियम बेंटिक के बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी इज लॉर्ड डलहौजी एज फार एज एडमिनिस्ट्रेशन इज कंसर्न। एडमिनिस्ट्रेशन के अलावा बाकी की सारी चीज़ें हम लोगों ने इलेबोरेटली कवर अप की है। हमने गवर्नर जनरल ऑकलैंड, गवर्नर जनरल एलेनबर्ग एंड आफ्टर इवन गवर्नर जनरल मार्किस ऑफ हेस्टिंग, इनको पहले ही कवर अप करके रखा था बिकॉज उनके कोई एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एज सच अच्छे नहीं हैं। उन्होंने इंडिया में मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट करके रखे हैं। तो मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट ऑफ मार्किस ऑफ हेस्टिंग 1813 से 1823, उसके बीच में उन्होंने जो पिंडारी वॉरफेयर खेले वो देर आफ्टर इन्हीं के भी अंडर फिर हमने देखा था दैट इज़ मार्किस ऑफ हेस्टिंग के अंडर इवन नेपाल वॉरफेयर भी हुआ था। देर आफ्टर फिर गवर्नर जनरल ऑकलैंड, उनकी फॉरवर्ड पॉलिसी इन अफगानिस्तान, एंड एलेनबर्ग, देर आफ्टर एलेनबर्ग ने किया हुआ कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध। तो ऑब्वियसली वो बाकी के गवर्नर जनरल आर नॉट इम्पॉर्टेंट आफ्टर हेस्टिंग। हेस्टिंग के बाद ही तो एलेनबर्ग केम इन आवर कंट्री एंड ऑकलैंड, एंड ऑकलैंड के बाद एलेनबर्ग हैड अराइव्ड इन आवर कंट्री। एंड इट वॉज ओनली आफ्टर एलेनबर्ग हमको दिखाई देता है कि अब सिग्निफिकेंट पर्सनैलिटीज देयर इन आवर कंट्री दैट इज लॉर्ड डलहौजी। डलहौजी अगेन सिग्निफिकेंट पर्सनैलिटी है। इनफैक्ट अगर एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, कॉर्नवालिस से ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन अगर किसी पर्सनैलिटी का इंडिया के एडमिनिस्ट्रेटिव पैटर्न के लिए रहा है तो इट इज़ ऑफ लॉर्ड डलहौजी। एंड दैट्स अ लॉर्ड डलहौजी एक बड़ा टॉपिक है, इसको वी विल बी डिवाइडिंग इनटू 2 सेक्शन, दैट इज़ पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 1 में वी विल ट्राई टू कवर अप एटलीस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, मिलिट्री रिफॉर्म, एंड सबसे ऊपर इनके जो मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इन्होंने बना के रखा था उसके पीछे की आइडियोलॉजी, साइकोलॉजी एंड आफ्टर इसका एग्जैक्ट फंक्शनिंग कैसे उन्होंने किया था, वो सारी चीज़ें हमको देखनी है। एंड देर आफ्टर रिमेनिंग रिफॉर्म जैसे पोस्टल रिफॉर्म इज़ देयर, देर आफ्टर फिर रोड एंड कंस्ट्रक्शन के लिए PWD डिपार्टमेंट उन्होंने जो बनाया था वो, टेलीग्राफ रिफॉर्म्स आर देयर, एंड अबो ऑल रेलवे रिफॉर्म ऑफ लॉर्ड डलहौजी। ये सारी चीज़ें हम लोग कल कवर अप करेंगे, दैट इज़ इन द नेक्स्ट पार्ट। तो लेट्स मूव ऑन टू दिस पर्टिकुलर चैप्टर नाउ। एज फार एज लॉर्ड डलहौजी इज कंसर्न, he was only 36 years old when he was appointed as a Governor General of India. Now Governor General of India, because Carter Act 1833 से ही Governor General of Bengal was elevated to the position of Governor General of India. And now he was a Governor General of India when he arrived in our country. He was hardly 36 years age. And initial period में he was President of the Board of Trade in London. लंदन में होम गवर्नमेंट था, ये होम गवर्नमेंट के ऊपर भी लेटर ऑन हम पढ़ेंगे। एंड होम गवर्नमेंट के अंडर कंपनी का सारा एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा था थैंक्स टू रेगुलेटिंग एक्ट 1773, कार्टर एक्ट 1784। बट वहाँ पे एक प्रेसिडेंट ऑफ बोर्ड ऑफ ट्रेड रहे थे। एंड ये प्रेसिडेंट ऑफ बोर्ड ऑफ ट्रेड का एक ही ऑब्जेक्टिव था कि इंडिया से जो ट्रेड फ्लो हो रहा है ब्रिटेन में, विच वॉज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ रूलिंग इंडिया ऑल्सो, ये ब्रिटेन के फेवर में हमेशा रहे। तो ही वॉज ऑलरेडी अवेयर ऑफ द निटिग्रिटीज रिलेटेड टू इंडिया, इंडिया में क्या चल रहा है और इंडिया में हम लोगों को क्या करना है। एंड फ्रॉम द बिगिनिंग इटसेल्फ हम लोगों को डलहौजी का एक इम्पीरियलिस्टिक आउटलुक दिखाई देता है। एंड डलहौजी को फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया भी कहा जाता है, आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया भी कहा जाता है। ये क्यों, ये बाय द एंड ऑफ टुमारोज लेक्चर आपको पता भी चलेगा। बट डलहौजी हैड अ नेशन बिल्डिंग क्वालिटी अंडर हिम। अगर आपको इंडिया को नेशन बनाना है देन इंडिया की मोनार्कियल सिस्टम भी जानी चाहिए एंड इंडिया के मोनार्क भी जाने चाहिए। एंड डलहौजी को ये क्रेडिट दिया जाता है कि अर्लीस्ट लेवल ऑफ नेशनलिज्म जो इंडिया में फॉर्ज हुआ ये इन्हीं के टाइम पीरियड में सबसे ज़्यादा हुआ है। इट वाज डलहौजी जिन्होंने पूरे इंडिया को नॉट ओनली फिजिकली इंटीग्रेट किया बट ऑल्सो एक मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया एंड इट वाज थ्रोन ओपन टू द ऑर्डिनरी सिटीजन ऑल्सो।
यही ऑर्डिनरी सिटीजन्स ने इसका फ़ायदा उठा के 1850s ऑनवर्ड अब बड़े बड़े नेशनल रिफॉर्म्स इंडिया में करने की पैरवी भी की, इंडिया में नेशनलिज्म भी डेवलप किया। ऑब्वियसली ओवर अ पीरियड ऑफ द टाइम वो चीज़ों के ऊपर हमको बातें करनी है, बट नेशन बिल्डिंग क्वालिटीज़ आर इंपॉर्टेंट। एंड नेशन बिल्डिंग के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी आपके पास लगेगी दैट इज़ कैरिंग आउट मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट, इसी के ऊपर पहले बातें करनी है। हमने एंग्लो सिख वॉरफेयर देखे, एंग्लो सिख वॉरफेयर में हम लोगों ने सेकेंड एंग्लो सिख वॉरफेयर एंड उसके बाद में जो पंजाब का अनेक्सेशन हुआ था वो इलेबोरेटली कवर किया है। वी हैड सीन कि पंजाब का अनेक्सेशन कैरी आउट करने की वजह से डलहौजी वॉज क्रिटिसाइज हैवीली नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल्सो इन लंडन, because Maharaja Ranjit Singh had already signed Treaty of Subsidiary Alliance, and in that capacity it was Court of Lahore, which was headed by the British resident. They were responsible for the protection of Maharaja Dalip Singh, and Maharaja, मैंने पहले रंजीत सिंह की बात की, सॉरी अबाउट दैट, दालीप सिंह हैड साइन सब्सिडरी अलायंस एंड महाराजा दालीप सिंह, इनके प्रोटेक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी ब्रिटिशर्स की रही है। तो महाराजा दालीप सिंह की प्रोटेक्शन करने के बजाय उनका पूरा टेरिटरी अपने में अनेक्स करना एंड महाराजा दालीप सिंह को पेंशन ऑफ कर देना इन लंदन, इट वाज ऑलवेज एन हाईनेस एक्ट। बट ऑब्वियसली उसके वजह से पूरा पंजाब वाला एरिया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर आया। एंड इंडिया का जो साइंटिफिक फ्रंटियर, इफ़ यू रिमेंबर 1809 में सतलज रिवर बनाया था बिकॉज ऑफ द ट्रीटी इन बिटवीन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड महाराजा रंजीत सिंह, ट्रीटी ऑफ परपेचुअल फ्रेंडशिप भी बोला जाता है। दैट पर्टिकुलर फ्रंटियर वॉज नाउ पुश टूवर्ड्स पेशावर, बिकॉज पेशावर तक का सारा एरिया डायरेक्टली अब डलहौजी के अंडर आया। इसी का इस्तेमाल करके लेटर ऑन लिट्टन ने अपना अफगानिस्तान एडवेंचर भी खेला था, इफ़ यू रिमेंबर। एंड इसके साथ साथ फिर लॉर्ड डलहौजी इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द अनेक्सेशन ऑफ सर्टन टेरिटरीज, दैट इज़ बर्मा। बर्मा की अगर हम लोग बात करें तो बर्मा में भी हमने देखा था कि कैसे लॉर्ड डलहौजी के टाइम पीरियड में बर्मीज किंग वर गोइंग क्लोजर टू द फ्रेंच। अपार्ट फ्रॉम दैट बर्मा के जो नेचुरल रिसोर्सेज थे उसके ऊपर भी लॉर्ड डलहौजी का हमेशा से ही ध्यान था। इनफैक्ट ही वॉज टॉकिंग अबाउट बर्मीज कॉन्क्वेस्ट राइट व्हेन ही वॉज इन लंडन, जब वो प्रेसिडेंट ऑफ बोर्ड ऑफ ट्रेड रहे थे, बिकॉज टिम्बर रिसोर्सेज वेर इंपॉर्टेंट। इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ ब्रिटेन बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा था एंड ये इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ता हुआ उसको ये टिम्बर रिसोर्सेज की ज़रूरत थी। एंड फॉर दैट पर्पज़ यूनिलैटरल अटैक डलहौजी ने कैसे किया, बर्मा को कैप्चर कैसे किया, एंड देयर आफ्टर इसके बाद में जो पेगू वाला एरिया है, कोस्टल एरिया, उसको डलहौजी ने कैसे अनेक्स किया, दैट इज़ समथिंग दैट वी हैव ऑलरेडी कवर। बट अपार्ट फ्रॉम दिस बिग मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट दैट ही हैड कैरिड आउट, इसके अलावा हम लोगों को एक और चीज़ दिखाई देती है, दैट इज़ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। एंड डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जैसे हमने पहले सब्सिडरी अलायंस क्रिएट की थी, वैसे ही डलहौजी का कोई इनोवेशन नहीं है। जैसे सब्सिडरी अलायंस वेलेस्ली का इनोवेशन नहीं है, वेलेस्ली ने जो एग्जिस्टिंग कंडीशन है उसको एक पेपर पे डाल के उसको हार्नेस करना चालू किया था, वैसे ही डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इज़ नॉट समथिंग दैट इज़ एन इनोवेशन ऑफ द डलहौजी, इट वॉज देयर ऑलरेडी इन आवर कंट्री। In fact, as late as 1834, as early as 1834 में ही हमको एक डिस्पैल दिखाई देता है। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने एक लेटर भेजा था कंपनीज एडमिनिस्ट्रेशन इन कैलकाटा कि इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ लीनियल सक्सेशन, मतलब अगर कोई आपका बेटा नहीं रहेगा, देन राइट टू एडॉप्शन ये बहुत ही रेयर ओकेजन में आपको अलाउड करना है। तो राइट टू एडॉप्शन ये अगर राजा को करना है तो राजा करे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इफ़ ही इज़ डूइंग इट देन कंपनी इसको अप्रूव करेगा क्या, तो बहुत ही रेयर ओकेजन पे एज अ मार्क ऑफ फेवर ही ये होना चाहिए। तो अगर मार्क ऑफ फेवर है देन इट इज़ ओके, इट शुड बी एन एक्सेप्शन नॉट द रूल एंड शुड नॉट बी ग्रांटेड बट एज अ स्पेशल मार्क ऑफ फेवर एंड अप्रूवेशन। तो राइट टू एडॉप्शन बहुत ही रेयर ओकेजन पे होना चाहिए। एंड अंडर दिस पर्टिकुलर प्रोविजन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1839-1840 में कुछ अनेक्सेशन भी कैरी आउट किए थे। 1839 की अगर बात करें तो कोलाबा एंड जालौन वाले एरिया जो है ये इन्होंने अनेक्स, मंडावी वाला एरिया 1839 में अनेक्स किया था। कोलाबा वाला एरिया, जालौन वाला एरिया 1840 में अनेक्स किया था। एंड आफ्टर इवन सूरत वाला एरिया 1842 में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जैसे प्रोविजन के अंडर इन्होंने अनेक्स करके रखा हुआ था। डलहौजी ऑब्वियसली ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ द टाइम वॉज वर्किंग इन अ कंपनीज हेडक्वार्टर एट लंडन, तो ही वॉज ऑलरेडी अवेयर वॉट एवर दैट वॉज हैपनिंग इन इंडिया। एंड इसी प्रोविजन को लेटर ऑन व्हेन ही अराइव्ड इन आवर कंट्री इन 1848 उन्होंने हार्नेस किया। मांडावी वाला एरिया गुजरात में आता है, जालौन वाला एरिया उत्तर प्रदेश में आता है, कोलाबा वाला एरिया महाराष्ट्र में आता है। फैक्चुअल पर्पस के लिए याद रखना। एंड दिस पर्टिकुलर प्रोविजन क्लियरली शोज कि इसी का एक स्टेप अबो जाके लॉर्ड डलहौजी ने अपनी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वाली पॉलिसी जो है इसको बना के रखा था। अब डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स एग्जैक्टली क्या है इसको थोड़ा सा इलेबोरेटली समझते हैं। As far as Dalhousie is concerned, then Dalhousie and thereafter उनका doctrine of lapse.
व्हाट इज एग्जैक्टली इज डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स, उसमें समझेंगे। एज पर डलहाउजी देयर आर 3 कैटेगरी स्टेट्स इन आवर कंट्री। एक पहली कैटेगरी है, दूसरी कैटेगरी है एंड देयर आफ्टर तीसरी कैटेगरी है। पहली कैटेगरी मतलब ये टोटली इंडिपेंडेंट स्टेट्स है इंडिया के, ये पर्टिकुलर स्टेट्स का एंड ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन का अभी तक कोई लेना देना नहीं है। ऑब्वियसली व्हेन ही हैड अराइव्ड इन आवर कंट्री देन ये ऐसे वाले स्टेट्स थे जो बेसिकली पूरे के पूरे इंडिपेंडेंट थे, माइनर किंगडम्स, जो छोटी मोटी किंगडम्स इंडिया में अभी भी बची हुई थी, जिनका ब्रिटिशर्स के साथ दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, कोई संबंध अभी तक नहीं आया था। देयर आफ्टर कैटेगरी 2 स्टेट्स वर देयर, व्हाट वर दिस कैटेगरी 2 स्टेट, इन्होंने ब्रिटिशर्स की सुजेराइनिटी एक्सेप्ट करके रखी है। सुजेराइनिटी एक्सेप्ट करके रखी है मतलब ब्रिटिशर्स की पैरामाउंटेसी एक्सेप्ट करके रखी है, ब्रिटिशर्स इनके ऊपर राज कर रहे हैं एंड दे वर रूलिंग इन द नेम ऑफ द ब्रिटिश पीपल। एंड तीसरे कैटेगरी में ब्रिटिश, इनका कहना था कि ये वो स्टेट है विच आर क्रिएटेड बाय द ब्रिटिशर्स। ये ब्रिटिशर्स ने इंडिया में आने के बाद क्या करके रखे, क्रिएट करके रखे वाया ग्रांट ऑफ सनद। तो सनद मतलब राइट दिया हम लोगों ने ये वाले एरियाज़ में वो रूलर को रूल करने का। इसके एग्जाम्पल भी हम लोग को दिखाई देते हैं। एक तो हमने देखा भी था जैसे मैसूर में वोडेयार राजाज का रूल था एंड वोडेयार राजाज वर सैक्ड बाय टीपू सुल्तान। तो टीपू सुल्तान को मारने के बाद जब यहाँ से सल्तनत ख़त्म हुई तो ये मैसूर वाला एरिया वोडेयार राजाज को वाया ग्रांट ऑफ सनद वापस दिया गया था। तो ऑब्वियसली अब 1799 में मैसूर किंगडम अंडर वोडेयार राजाज ब्रिटिशर्स ने बनाई हुई थी। तो ऐसे 3 कैटेगरी ऑफ द स्टेट्स हम लोगों को इंडिया में दिखाई देते हैं। यानी जो 3 कैटेगरी ऑफ द स्टेट्स इंडिया में जो दिखाई देते हैं, इसके साथ आपको जोड़ना है राइट टू एडॉप्शन एंड राइट टू लैप्स। अब एक एक करके इसकी बात करेंगे। अकॉर्डिंग टू डलहाउजी, इंडिया में जो बेसिकली प्रिंसेस है या फिर यू कैन कॉल देम एज अ किंग, ऑब्वियसली इन लोगों के पास राइट टू अडॉप्ट है एंड ये राइट टू अडॉप्ट वो कर सकते हैं, इसमें हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये राइट टू अडॉप्शन जो हम लोगों ने किंग को देके रखा हुआ है ये काफ़ी सिग्निफिकेंट है। एंड इन दैट कैपेसिटी किंग की अगर कोई पर्सनल प्रॉपर्टी होगी तो ये पर्सनल प्रॉपर्टी वो राइट टू अडॉप्टेड सन के पास वो दे दे हम लोगों को, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट व्हाट अबाउट गद्दी, राइट टू प्रॉपर्टी इज़ अ डिफरेंट थिंग एंड देयर आफ्टर गद्दी मतलब ऑब्वियसली थ्रोन इज़ अ डिफरेंट थिंग। ये गद्दी अब ऑब्वियसली ब्रिटिशर्स के अंडर है एंड डलहाउजी ने वही कहा कि जो इंडिपेंडेंट स्टेट है दैट इज़ कैटेगरी 1 स्टेट, इसको दूर रखो। अब कैटेगरी 2 एंड कैटेगरी 3 स्टेट अब जिसमें मैक्सिमम इंडियन किंग है, सुजेराइनिटी मतलब ट्रीटी ऑफ सब्सिडरी अलायंस आपने साइन करके रखा हुआ है एंड देयर आफ्टर कुछ कुछ स्टेट तो ब्रिटिशर्स ने बनाए हुए ही स्टेट है डायरेक्टली। तो इन लोगों के लिए डलहाउजी ने बोला कि देखो भाई आप लोगों ने ब्रिटिशर्स सुजेराइनिटी एक्सेप्ट करके रखी है, मतलब ब्रिटिश मुनाक बैठा हुआ है आपके सर के ऊपर एंड ब्रिटिश मुनाक जो है इन्होंने आपको आपकी गद्दी जो है दे के रखी है। एंड अगर ब्रिटिश मुनाक ने आपको गद्दी दे के रखी है तो ऑब्वियसली ये गद्दी निकालने का अधिकार जो है दैट इज़ राइट टू लैप्स जो है ये ब्रिटिश मुनाक के पास होगा। एंड ये राइट टू लैप्स ब्रिटिश मुनाक एक्सरसाइज भी कर सकता है। कब कर सकता है? जब आपके पास आपका खुद का बच्चा नहीं है, आप एक बेसिकली एडॉप्टेड किड ले रहे हो, तो इन दैट कैपेसिटी वेदर दैट एडॉप्टेड किड विल हैव राइट टू गद्दी विल बी डिटरमाइंड बाय ब्रिटिश मुनाक एंड दैट्स अ ब्रिटिश मुनाक के पास आपको जाना पड़ेगा। जब तक किंग है तब तक हम कुछ नहीं करेंगे, बट वन किंग्स डाई तो उसके मरने के बाद जो एडॉप्टेड सन है ही हैज़ टू गो टू द ब्रिटिश मोनार्क एंड ही हैज़ टू ऑब्टेन दिस गद्दी। एंड सिंस अब वो बंदे के पास लंदन में जाने इतना पैसा नहीं है, ऑब्वियसली गरीब लोग हैं अभी ये, एंड लंदन में जाके ब्रिटिश मोनार्क उसको बेसिकली खड़ा करेगा कि नहीं इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। तो ब्रिटिश मोनार्क का एजेंट दैट इज़ बेसिकली अब डलहाउजी के पास आपको आना पड़ेगा एंड डलहाउजी विल डिसाइड वेदर आपको गद्दी देनी है या फिर आपके ऊपर राइट टू लैप्स लगाना है। एंड डलहाउजी ने एक ओपन पॉलिसी देके रखी थी कि अगर बच्चा अगर आपका खुद का रहेगा, ओन सन रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वी विल गिव यू द गद्दी। बट अगर एडॉप्टेड किड है तो ये गद्दी नहीं मिलेगी, अब को सिर्फ पर्सनल प्रॉपर्टी मिलेगी। गद्दी जो है अब ब्रिटिशर्स क्या कर लेंगे, फिर अनेक्स कर लेंगे इन दिस पर्टिकुलर रिगार्ड। एंड ये प्रोविजन डलहाउजी ने लगा दी है इन द कैटेगरी 2 एंड कैटेगरी 3 स्टेट्स के ऊपर। तो इन अ प्लेन सिंपल वर्ड, डलहाउजी ने जो पहली प्रोविज़न 1838, 39, 40 में ब्रिटिशर्स ने इम्प्लीमेंट किया हुआ था ऑन अ रेयर ओकेजन, मंडावी के लिए, सूरत के लिए, जालौन के लिए एंड देयर आफ्टर इवन वी कैन टॉक अबाउट बेसिकली दिस वन दैट इज़ कोलाबा के लिए, तो वाले प्रोविज़न को एक फिक्स पॉलिसी में इवॉल्व कर लिया एंड इसको डलहाउजी ने नाम दिया डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, कि हर एक इंडिया का रूलर अब ब्रिटिश सुजेराइनिटी एक्सेप्ट करके बैठा हुआ है या फिर ब्रिटिशर्स ने उसको क्रिएट किया है एंड इन दैट कैपेसिटी उसको जो राइट है गद्दी के वो ब्रिटिशर्स ने अब दे के रखे हैं एंड वो उसको मिले, उसके बेटे को नहीं मिले हैं।
बेटे के पास वो तभी डायरेक्टली ट्रांसफ़र हो गया अगर बेटा खुद का है। अगर बेटा एडॉप्टेड है देन ऑब्वियसली वो राइट जो है वेदर दैट राइट्स आर टू बी ट्रांसफर्ड विल बी डिसाइडेड बाय द ब्रिटिश मोनार्क। एंड ब्रिटिश मोनार्क के पास राइट टू लैप्स रहेगा कि सुजराइनिटी जो दे के रखी है ब्रिटिश मोनार्क ने उस बंदे को, पावर दे के रखी, वो लैप्स कर सकता है ब्रिटिश मोनार्क। बट सिंस ब्रिटिश मोनार्क इज सिटिंग फार अवे, इतना दूर आप जा नहीं पाओगे, तो आपको मेरे पास आना पड़ेगा, डलहौजी के पास आना पड़ेगा। एंड व्हाट विल डलहौजी डू? डलहौजी विल एक्सरसाइज दैट राइट कि आपको गद्दी देनी है नहीं देनी। एंड डलहौजी ने क्लियरली बता के रखा था कि अगर बच्चा अगर एडॉप्टेड है तो हम गद्दी नहीं देंगे, अगर खुद का बच्चा है, ब्लड है आपका, देन ऑब्वियसली हम लोग गद्दी देंगे। तो इसके वजह से मेजॉरिटी ऑफ द किंगडम जो है ये धीरे धीरे डलहौजी के अंडर आनी चालू हो गई। बट ये मेजॉरिटी ऑफ द किंगडम मतलब कोई बड़ी नहीं, अब छोटी मोटी किंगडम ही बची थी। ये पॉलिसी डलहौजी ने सबसे पहले सातारा पे लगाई, दराफ्टर फिर सांबलपुर, जैतपुर, उदयपुर, भरतपुर, दराफ्टर फिर इवन झांसी, नागपुर एंड करौली। ऐसे 8-10 स्टेट वी कैन सी डलहौजी ने इसके अंदर अनेक्स करके रखे थे। बट वाई दिस पॉलिसी इज सो इनफेमस इन इंडिया इज़ दैट कि अब इंडिया में बैठा हुआ हर एक रूलर इस तरह से घबरा गया कि नाउ देयर इज़ एन इम्पीरियल गवर्नर जनरल सिटिंग एंड दैट इम्पीरियल गवर्नर जनरल इज़ नॉट एट ऑल कंडीसिव टू द इंडियन मोनार्कियल सिस्टम। एंड इन दैट कैपेसिटी इंडियन मोनार्क को ख़त्म करने की साजिश ब्रिटिश कर रहे हैं। ये रूमर सब इंडिया में उड़ने चालू हो गए, जिसकी वजह से रिवॉल्ट ऑफ 1857 में बहुत सारे रूलर्स ने पार्टिसिपेट भी किया था। तो इसके ऊपर लेटर ऑन हम देखेंगे। बट आई होप इट इज़ क्वाइट क्लियर कि जब हम लोग डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की बात करते हैं तो एग्जैक्टली व्हाट इज डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। एंड इसमें एज आई टोल्ड यू कि फर्स्ट कैटेगरी, सेकेंड कैटेगरी, थर्ड कैटेगरी के स्टेट एंड आफ्टर इसमें अल्टीमेटली डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कि अगर बच्चा खुद का है देन ऑब्वियसली आप उसको सब दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर बच्चा एडॉप्टेड है तो उसको बस आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी जाएगी, गद्दी के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, देन ऑब्वियसली राइट टू लैप्स लगाएंगे। एंड इन दैट कैपेसिटी सातारा, सांबलपुर, जैतपुर, उदयपुर, भरतपुर, झांसी, नागपुर एंड करौली ऐसी मल्टीपल स्टेट डलहौजी ने अनेक्स करके रखे थे। एंड डलहौजी ने इसके बाद इवन अवध का भी अनेक्सेशन कैरी आउट किया था। एज फार एज अवध इज कंसर्न, इसमें मल्टीपल डिफरेंट वेरिएंट्स आपको हमेशा से देखने को मिलेंगे। कोई बोलेगा कि अवध जो है वो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंडर ही क्या हुआ है, अनेक्स हुआ है। एंड कोई बोलेगा कि नहीं भाई अवध जो है वो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंडर अनेक्स नहीं हुआ है। अब इसको भी थोड़ा सा इंट्रिकेटली या फिर थोड़ा सा इलेबोरेटली समझते हैं। सबसे पहले अवध जो है सेकेंड कैटेगरी में आने वाला स्टेट है। एंड अवध जो सेकेंड कैटेगरी में आने वाला स्टेट है, इसके वजह से अल्टीमेटली डलहौजी के ऊपर ये एलिगेशन लगाया जाता है कि डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इनके ऊपर लगा के रखा है। एज फार एज अवध या फिर अवध इज कंसर्न, अवध के ऊपर एक मैल गवर्नेंस मतलब करप्शन के एविडेंसेस ये लगाए गए, चार्जेस लगाए गए। एंड मैल गवर्नेंसेस के चार्जेस लगा के अल्टीमेटली अवध में डायरेक्टली आर्मी घुसा दी इन्होंने। एंड आर्मी घुसा के पूरा गद्दी जो है वो ख़त्म करके अवध को अपने अंडर ले लिया। इनफैक्ट डलहौजी के पास कोई भी ऐसा वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है जो इसने कभी अवध को दिया हुआ था। दैट्स वाई दिस कॉन्ट्रोवर्सी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लगा है नहीं लगा है। एंड दैट्स वाई इसके ऊपर हम लोग कभी बात नहीं करेंगे, यूपीएससी इसके ऊपर आपको कभी सवाल भी नहीं पूछने वाला है। बट डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बाय एंड लार्ज लगा हुआ, ये एलिगेशन इसीलिए लगा बिकॉज अवध सेकेंड कैटेगरी वाला स्टेट था एंड इन्होंने भी ब्रिटिश सुजराइनिटी जो है एक्सेप्ट करके रखी हुई थी। एंड सिंस ब्रिटिश सुजराइनिटी इज एक्सेप्ट देन इट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ब्रिटिश मोनार्क टू लुक वेदर द एडमिनिस्ट्रेशन इज कैरिंग आउट इफेक्टिव मैनर और नॉट। तो इन दैट कैपेसिटी डलहौजी ने यहाँ पे बेसिकली मैल एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लगाया हुआ है, ऐसा कंसिडर किया जाता है। बट इसके कोई वैलिड ग्राउंड है नहीं। आप ये मान सकते हो कि लगाया भी है, आप ये भी मान सकते हो नहीं लगाया है, बिकॉज देर इज़ अ लैक ऑफ डाटा रिलेटेड टू दैट। एंड एज फार एज यहाँ पे जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लगा हुआ है, ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो लगाने वाला जो काम है यहाँ पे, ये हमको दिखाई देता है। ये बेसिकली लेजिटिमेसी एंड इललेजिटिमेसी ऑफ द सन के ऊपर इन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लगा के रखा है। एंड दैट इज़ द टू पैरामीटर वी कैन से कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स आप एक तो मैल गवर्नेंस के ऊपर लगाओगे या फिर आप बेसिकली इललेजिटिमेट चिल्ड्रन के ऊपर लगा सकते हो। बट इन बोथ द कैटेगरी आपके ऊपर का जो मोनार्क का हाथ है, सुजराइनिटी, वो ख़त्म हो चुकी है। बस इसमें जो इललेजिटिमेट सन वाला जो एंगल है उसमें हमारे पास वैलिड डॉक्यूमेंट है कि वहाँ पे डलहौजी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लगा रहा है। मैल गवर्नेंस का चार्ज सिर्फ अवध पे रखा गया था एंड वहाँ पे उनको कोई बेसिकली लिखित ऑर्डर नहीं देके रखी थी कि आपका जो एरिया है वो हमारा हो गया। डायरेक्टली आर्मी घुसा के वो वाला एरिया अपने अंडर लेने का काम डलहौजी ने किया था। एंड दैट्स वाई दैट पर्टिकुलर कॉन्ट्रोवर्सी। एंड ए कॉन्ट्रोवर्सी को डील कैसे करना है, तो यही याद रखना है कि अगर आपको सवाल आता है कि अवध वॉज अनेक्स्ड अंडर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स तो वो भी सही है, अवध वॉज नॉट अनेक्स्ड अंडर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स तो वो भी सही है।
यूपीएससी आपको ये सवाल कभी नहीं पूछेगा, स्टेट पीसीएस आपको ये सवाल पूछेगा। तो स्टेट पीसीएस के लिए यू कैन बेसिकली कंसिडर बोथ ऑफ द स्टेटमेंट एज अ राइट। तो इसको थोड़ा सा क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली आप थोड़ा सा हैंडल करोगे। आई होप इट इज़ क्वाइट क्लियर, बिकॉज ये कॉम्प्लिकेटेड मैटर है, अलग अलग किताबों में आपको अलग अलग इन्फॉर्मेशन इसके ऊपर नज़र आएगी। बट इन एनी केस एक चीज़ तो काफ़ी श्योर है कि मैल गवर्नेंस का चार्ज जो है वो अवध के ऊपर लगाया गया था। एंड ये मैल गवर्नेंस का चार्ज लगाने का जो राइट है वो ऑकलैंड के टाइम से ही मिला था। इनफैक्ट ऑकलैंड ने नवाब महमद अली शाह 1837 में उनके साथ एक ट्रीटी साइन की थी, एंड उसमें ही गॉट दैट राइट टू इंटरवीन इनटू द इंटरनल अफेयर। एंड डलहौजी ने यही वाला प्रोविजन लेटर ऑन यूज़ किया एंड यूज़ करके सारा एरिया जो अपने अंडर लेके रखा। बस वो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से रिलेटेड कंट्रोवर्सी है जो मैंने आपको बताया, उसको बस थोड़ा सा आपके लेवल पे आपको ध्यान में रखना है कि डलहौजी ने डायरेक्ट आर्मी घुसाई है विद अ चार्ज ऑफ मैल एडमिनिस्ट्रेशन, बट फिर भी अवध सेकेंड कैटेगरी का स्टेट था। एंड डलहौजी की जो आइडियोलॉजी रही है कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स हम लगा सकते हैं, तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का एक पैरामीटर इलेजिटिमेट चिल्ड्रन भी हो सकता है एंड दूसरा पैरामीटर मैल गवर्नेंस भी हो सकता है। तो इन दैट कैपेसिटी मिस एडमिनिस्ट्रेशन, इसके कोई फिक्स हमारे पास प्रूफ नहीं है, बट इलेजिटिमेट चाइल्ड वाला जो है इसके हमारे पास वैलिड प्रूफ है। एंड इलेजिटिमेट चिल्ड्रन वाला एंगल जो मैंने आपको समझा उसको याद भी रखोगे, तो थोड़ा सा फैक्ट क्लियर रखोगे तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली यू विल बी एबल टू हैंडल। यूपीएससी नहीं जाएगा इसके ऊपर बिकॉज कॉन्ट्रोवर्सी स्टिल देयर। स्टेट पीसीएस में हो सकता है कि सवाल आए, और वो आए तो कैसे टैकल करना है जो मैंने आपको बता के रखा है उसको ध्यान में रखोगे। दैट ब्रिंग्स मी टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कि लॉर्ड डलहौजी के एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म। एज फार एज एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म ऑफ डलहौजी इज कंसर्न, देन सबसे पहले तो हमको दिखाई देता है कि इट वॉज लॉर्ड डलहौजी जिन्होंने होम गवर्नमेंट को रिकमेंड किया था कि आई एम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एज वेल एज आई एम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो ये दोनों पोजीशन मेरे को हैंडल करनी पड़ रही है विच इज़ नॉट फिजिबल टू क्रिएट अ सेपरेट पोजीशन फॉर बंगाल। अकॉर्डिंगली कार्टर एक्ट 1843 में एक सेपरेट लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंट किया गया था। ये सेपरेट लेफ्टिनेंट गवर्नर वॉज क्रिएटेड फॉर बंगाल, एंड फिर इसके बाद गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की सारी पावर आ गई। तो डलहौजी इन दैट कैपेसिटी कैन बी कंसिडर एज अ फर्स्ट ट्रू गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जिसके पास बंगाल की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, बिकॉज बंगाल को हैंडल करने के लिए अब एक सेपरेट ऑफिसर वॉज देयर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इंडिया में बहुत सारे अलग अलग स्टेट जब जो अनेक्स हुए जा रहे थे उनके लिए एक एडमिनिस्ट्रेटिव पैटर्न बनाने का काम डलहौजी ने किया। फॉर दिस पर्टिकुलर स्टेट डलहौजी ने चीफ कमिश्नर प्रोविंस बना दिया कि अब जो भी एरिया अनेक्स किए जा रहे हैं वो छोटे मोटे एरिया हैं, एंड वो छोटे मोटे एरिया के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हम लोग क्या करेंगे कि अब डायरेक्टली डलहौजी दैट इज़ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया अपने बंदे अपॉइंट करेगा, दैट इज़ चीफ कमिश्नर अपॉइंट करेगा। ओवर अ पीरियड ऑफ द टाइम ये पर्टिकुलर एरियाज अब चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस के नाम से इंडिया में मशहूर हुए, एंड ये चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस लेटर ऑन सम ऑफ देम वेर कन्वर्टेड इनटू यूनियन टेरिटरी, सम ऑफ देम वेर कन्वर्टेड इनटू स्टेटहुड। इसके ऊपर कभी पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में जाएंगे तब बातें करेंगे। एंड देयर आफ्टर फिर मिलिट्री रिफॉर्म। डलहौजी 1848 से जब से इंडिया में आया था तब से ही वॉज ऑफ द ओपिनियन कि रिवॉल्ट इज सूनर और लेटर इज गोइंग टू हैपन इन दिस पर्टिकुलर कंट्री। इवन दो आउटसाइड में आके डलहौजी हमेशा रिवॉल्ट जैसी सिचुएशन को रिफ्यूट करता था कि रिवॉल्ट इंडिया में हो ही नहीं सकता, बट इंटरनल नोट्स में डलहौजी ने इसकी पॉसिबिलिटी कभी भी डिनाई नहीं की थी। एंड इन दैट कैपेसिटी डलहौजी हैड अंडरटेकन इलैबोरेट मिलिट्री रिफॉर्म ऑल्सो। सबसे पहले तो डलहौजी को दिखाई दे रहा था कि बंगाल की आर्मी इज़ अ प्रॉब्लमेटिक आर्मी, एंड दैट्स वाई कैलकाटा में जो आर्मी का हेडक्वार्टर है हम लोगों को बंगाल से बाहर शिफ्ट करना पड़ेगा। लेटर ऑन देखेंगे भी कि जितने भी आर्म फोर्सेस रिलेटेड प्रॉब्लम है मैक्सिमम ऑफ देम वेर इन बंगाल ओनली, एंड ये बंगाल से प्रॉब्लम अल्टीमेटली अवध में फैले, अवध से अल्टीमेटली दिल्ली में फैले हुए प्रॉब्लम है। तो इन दैट कैपेसिटी डलहौजी ने आर्मी हेडक्वार्टर 1854 में मेरठ में शिफ्ट किया था। ये एक स्ट्रेटेजिक ब्लंडर लेटर ऑन प्रूव हुआ, बिकॉज लेटर ऑन रिवॉल्ट ऑफ 1857 देखेंगे तब देखेंगे हम लोग कि इंडिया में मल्टीपल रिवॉल्ट वर हैपनिंग ऑन द इशू ऑफ द एनफील्ड राइफल, बट मेरठ वाला रिवॉल्ट सिग्निफिकेंट हुआ बिकॉज मेरठ वॉज आर्म फोर्सेस हेडक्वार्टर, यानी आर्म फोर्सेस के हेडक्वार्टर की वजह से जो सबसे बड़ा हथियारों का ज़खीरा यहीं पे रखा था, एंड यहाँ पे जैसे ही सोल्जर ने म्यूटिनी कर दी तो इट प्रूव्ड आउट टू बी प्रॉब्लमेटिक फॉर कंपनी, एंड रिवॉल्ट ऑफ 1857 मेरठ रेजिमेंट से ही चालू हुआ। बट इसके साथ साथ डलहौजी ने धीरे धीरे करके ये आर्म फोर्सेस का हेडक्वार्टर इवन शिमला में शिफ्ट करना चाहिए इसकी पैरवी भी की थी, एंड लेटर ऑन कंपनी ने फिर वही किया कि 1850-65 में आर्म फोर्सेस का जो परमानेंट हेडक्वार्टर है वो शिमला में शिफ्ट किया गया। शिमला वॉज स्पेसिफिकली चोजन बिकॉज इफ़ यू रिमेंबर दिस एरिया ट्रीटी ऑफ सागोली 1816 के अंडर इंडिया में आया हुआ था। तो दिस वॉज एन इंडिपेंडेंट कंट्री जो नेपाल के अंडर हुआ करती थी एक ज़माने में, एंड वहाँ वाले एरिया में अगर कंपनी का एडमिनिस्ट्रेशन रहेगा
तो इट विल बी आउटसाइड ऑफ द एम्बिट ऑफ द नेशनलिज्म विच इज़ नॉट डेवलपिंग इन आवर कंट्री। ऐसा कंपनी का हमेशा से मानना था। वैसे ही इन्होंने अल्टीमेटली शिमला को एज अ सीट ऑफ पावर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी बनाया था कि शिमला में विंटर कैपिटल ऑफ समर कैपिटल इंडिया की होनी चाहिए, बिकॉज समर पीरियड में आप कैलकाटा में रह के एडमिनिस्ट्रेशन कैरी आउट नहीं कर पा रहे हो, तो शिमला को सेकेंड सीट ऑफ पावर डलहौजी ने ही बनाया था। एंड डलहौजी के मेजर टिल 1947 कंटिन्यू रहे कि समर कैपिटल हमेशा ब्रिटिशर्स की शिमला रही है। विंटर के टाइम पे ये लोग नीचे पहले कैलकाटा एंड देयर आफ्टर दिल्ली के अराउंड आ जाते थे। देयर आफ्टर इंडिया के आर्मी में कम होने चाहिए, ब्रिटिशर्स की संख्या हमको बढ़ानी चाहिए। फॉर दैट पर्पज़ इसने बेसिकली इरेगुलर फोर्सेस क्रिएट करके रखी थी एंड इसके साथ साथ गोरखा रेजिमेंट जो है वो भी क्रिएट की थी, ताकि वी कैन काउंटर बैलेंस हिंदुस्तान वाली आर्मी। एंड हिंदुस्तान वाला एरिया मतलब पूरा इंडिया नहीं, तो आज के टाइम पे जो आप काउ बेल्ट बोलते हो, हिंदी हार्टलैंड, वो है हिंदुस्तान। तो इसको काउंटर करने के लिए इरेगुलर फोर्सेस ऑफ द पंजाब आर्मी, मद्रास आर्मी एंड इवन बॉम्बे आर्मी एंड देयर आफ्टर इवन नया गोरखा रेजिमेंट डलहौजी ने क्रिएट किया था, ताकि वी कैन क्लियरली हार्नेस द इनहेरेंट डिविजन्स इन आवर कंट्री रिलेटेड टू द लैंग्वेज, रिलेटेड टू द जाति, रिलेटेड टू वर्ना। बट डिस्पाइट डूइंग सो वी कैन क्लियरली सी कि इंडियंस का हमेशा से प्रेजेंस इसमें काफ़ी ज़्यादा रहा है। 1856 में ब्रिटिश आर्म फोर्सेस की जो कैपेबिलिटी थी वो 2,23,000 की थी, जिसमें से सिर्फ 45,000 यूरोपियन थे। बट ब्रिटिशर्स का श्रूडनेस, डलहौजी का श्रूडनेस इसी में था कि 2,23,000 की आर्मी जो इसने इफेक्टिवली डिवाइड कर दी थी ऑन द लैंग्वेज, on the issue of the language, religion, and thereafter even we can talk about then this particular area, that is geographical division. गोरखा रेजिमेंट, पंजाब रेजिमेंट, मद्रास रेजिमेंट, मराठा रेजिमेंट जैसे अपने क्रिएट कर दिए, तो दे ऑलवेज एक्टेड एज अ काउंटर ऑन द आर्मी ऑफ हिंदुस्तान, मतलब हिंदी हार्टलैंड वाली आर्मी। रिवॉल्ट हिंदुस्तान की आर्मी ने किया था और उसको कर्ब करने के लिए अल्टीमेटली यही मराठा, गोरखा, मद्रास एंड देयर आफ्टर इवन पंजाब रेजिमेंट ने ब्रिटिशर्स को हेल्प भी किया था। Thank you so much guys, we'll be meeting again tomorrow. So thank you so much guys, thank you.